नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के +12 क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो कि 12th क्रैश कोर्स 2022 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसमें 10 वर्षों का क्वेश्चन मैंने लिया है और उसमें जिस तरह का आपका जिस पैटर्न में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है भूगोल में, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, उसको छांट कर अध्याय वाइज आप लोग को दे रहा हूं मैं। और उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको, उसी से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में पूछेगी। ठीक है, तो आज का जो 12th का भूगोल का जो अध्याय है, तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाएं। ठीक है, तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाएं, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं में हमने क्या देखा था कि जो उत्पाद हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो रही है डायरेक्ट, ठीक है, उसे प्राथमिक क्रियाएं कहते थे। और फिर द्वितीय उत्पाद में क्या देखे थे, प्रतिक्रिया द्वितीय एक्टिविटी में, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने क्या देखा था, जो प्राइमरी एक्टिविटीज से हमें उत्पाद प्राप्त हुआ उसको हम लोग इंडस्ट्री, उद्योग में ले गए और वहाँ उसे एक नया रूप देकर उसे परिष्कृत करके एक नया उत्पाद के रूप में बाजार में लाते हैं। तो जो जब नया एक रूप ले लेता है इंडस्ट्री में, उद्योग में, तो उसे द्वितीय क्रियाएं कहा जाता है, द्वितीय आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो ये हो गया प्राथमिक, समझ गए हैं आप लोग, द्वितीय भी समझ गए हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तृतीय एवं चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं। देखो बच्चों, इस अध्याय में तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम आर्थिक क्रियाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे। सर्वप्रथम इस पिक्चर को देख लो आप लोग। इस अध्याय में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि जो उत्पाद इंडस्ट्री, उद्योग से उत्पाद होकर आता है बाजार में, हम लोग देखते हैं कि बिकता है दुकानों में। ठीक है, वो बहुत सारे उत्पाद हैं, उसे हम लोग खरीदते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के विषय में, जहाँ की ट्रेन, प्लेन या बस वगैरह से हम लोग भी यात्रा करते हैं और हमारे सामान मालों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जाता है। हम लोग इसमें संचार के विषय में जानेंगे, क्योंकि टर्सरी में तृतीय की आर्थिक क्रियाओं में संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद तृतीय क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की सेवाओं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर सेवा दे रहे हैं, इंजीनियर सेवा दे रहे हैं, या फिर मतलब कि छोटे स्तर पर धोबी या नाई, ये सब अपना सेवा दे रहे हैं और सेवा के बदले में कुछ पैसा उपार्जन कर रहे हैं, तो उसे तृतीय क्रियाओं, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की जो कक्षा में हम लोग पॉइंट सब डील करेंगे, विशेष रूप से एग्ज़ाम 2022 के, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 को ध्यान में रखते हुए, वो पॉइंट होगा तृतीय क्रियाओं का वर्णन, दूसरा पॉइंट होगा तृतीय क्रियाओं के प्रकार, तीसरा होगा तृतीय क्रियाओं में संलग्न लोग, चौथा होगा चतुर्थ क्रियाकलाप, उसके बाद पंचम क्रियाकलाप, और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो होगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर, जो कि आपके एग्ज़ाम 2022 में पूछा जाएगा इंटरमीडिएट के। ठीक है, वो हम आखिरी में आप लोगों को दे देंगे इस नोट्स के आखिरी में। और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि ये नोट्स जो है गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, जो गया गाइडेंस प्रोग्राम है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये नोट्स डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप ये नोट्स ले सकते हैं, वहाँ से आप प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहला पॉइंट है तृतीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पर एक लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है कि तृतीय क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तृतीय क्रियाओं का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, तो तृतीय क्रियाओं का वर्णन कीजिए एक प्रश्न आ जाता है। तो तृतीय क्रियाओं का वर्णन कैसे करना है उसे हम लोग विस्तार से देखेंगे, क्योंकि इसको परिभाषा इसका कहिए या इसको विस्तार से हम लोग जानेंगे कि क्या है तृतीय क्रियाएं। तो तृतीय आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो कि प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पाद से प्राप्त वस्तु को उपभोक्ताओं और उद्योगपतियों के
तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, उपभोक्ताओं और उद्योगपतियों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें सेवा दिया जाता है, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो जो इस तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में जो कार्य संलग्न है वो है वस्तुओं का परिवहन, ठीक है, संचार एवं संवाद वाहन, ठीक है, वितरण, संस्थाओं एवं व्यक्तियों की सेवाएं, ठीक है। ये 4 पॉइंट मुख्य रूप से तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा है? वस्तुओं का परिवहन, एक वस्तु को, उत्पादित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, या कच्चे माल को इंडस्ट्री तक ले जाना, ठीक है, तो एक परिवहन मुख्य भूमिका निभाती है। संचार एवं संवाद वाहन, तो संचार एवं संवाद वाहन क्या है? एक मैसेज देना, ठीक है, मैसेज देना एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को मैसेज देना, ठीक है, तो संचार एवं संवाद में आ जाएगा। वितरण, उसके बाद संस्थाओं एवं व्यक्तियों की सेवाएं, जैसे कि हमने बताया कि सेवा, डॉक्टरों की सेवा, अध्यापक की सेवा, या फिर धोबी की सेवा, एक नाई की सेवा इत्यादि जो है एक सेवा है, ठीक है। तो ये सेवा हो गया। उसके बाद जो है हम लोगों को देखने, इसमें हम लोग लिखेंगे तृतीय क्रियाओं के वर्णन में लिखेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं में व्यक्तियों की तुलना, क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की तुलना तृतीयक व्यवसायों में लगे व्यक्तियों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्राथमिक और द्वितीय में जो उत्पाद कर रहे हैं, सिर्फ उत्पादन कर देने से वस्तु का क्रय विक्रय नहीं होता है, ठीक है। वस्तु के क्रय विक्रय के लिए तृतीयक आर्थिक क्रिया में जो व्यक्ति व्यस्त लगे हुए हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो वस्तु को, उत्पाद को क्रय विक्रय करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्राथमिक एवं द्वितीय व्यवसायों में लगे लोग समाज में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जबकि तृतीय व्यवसाय में लगे लोग विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी देते हैं, प्रदान करते हैं, जैसे कि व्यापारी, अध्यापक हमने अभी अभी बताया, ठीक है, वकील भी अपना व्यवसाय सेवा देते हैं। सेवा के बदले क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं, ठीक है। जब पैसा, कोई भी सेवा के बदले हम लोग पैसा प्राप्त करते हैं तो वो तृतीय क्रिया में संलग्न किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बिजली मिस्त्री हो गया, तो ड्राइवर जैसे चालक हो गए, ड्राइवर हो गए इत्यादि। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि इसमें नगरीय क्षेत्रों में तृतीय क्रियाओं में सबसे ज्यादा व्यक्ति लगे होते हैं तुलना की ग्रामीण क्षेत्रों के। ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम प्राथमिक क्रियाओं में लोग लगे हुए रहते हैं, कार्य करते हैं, आर्थिक क्रियाओं में कार्य करते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है तृतीय क्रियाओं के प्रकार। यहां पर प्रश्न किस प्रकार के आ जाते हैं? यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं बच्चों, ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं करना। ये लॉन्ग, एक चीज और बता दें, इस अध्याय से अभी तक पूरे 10 वर्षों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आया है, ठीक है, लेकिन संभावना हो सकती कि आ जाएगी। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम यहां दे दिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप लघु उत्तरीय प्रश्न में छाट कर बना सकते हैं। जैसे कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि तृतीय क्रियाओं के प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो प्रकारों में वर्णन करना है, इसका टाइप्स वर्णन देना है। तो तृतीय क्रियाओं का प्रकार कौन कौन सा हो गया? व्यापार एवं वाणिज्य, नंबर 1 में व्यापार एवं वाणिज्य, जहां पर हम लोग देखते हैं वस्तु का क्रय विक्रय किया जा रहा है। परिवहन, परिवहन में क्या देखते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान हम व्यक्ति को ले जाया जा रहा है या फिर वस्तुओं को ले जाया जा रहा है। तीसरा है संचार, संचार में अपना मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा रहा है। चौथा है सेवाएं, सेवाओं में डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि विभिन्न प्रकार के लोग सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो इन चारों को, ठीक है, इन चारों क्रियाओं को हम लोग बारी बारी से विस्तार पूर्वक लिखेंगे, ठीक है, पहले फिर लिखेंगे। तो पहला है व्यापारिक एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। तो व्यापार एवं वाणिज्य में क्या होता है? कोई वस्तु उत्पादित हो गई, उस उत्पादित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, वो व्यापार हो जाता है। आप जैसे अपने आसपास जो दुकान देख रहे हो,
ठीक है, ये बहुत ही सिंपल अध्याय है, क्योंकि ये आम जीवन के साथ आपके जुड़े हुए हैं। आप आसपास जो दुकान देख रहे हो, मॉल देख रहे हो, या बहुत सारे एक जगह पर देखते होंगे बहुत सारा दुकान है, तो उसको व्यापारिक केंद्र बोल देते हैं। तो उस तरह के स्थानों में क्या है, वो उत्पाद कहीं से खरीद के लाया है, वो भी खरीदा होगा, फिर आप तक पहुंचा रहा है। अगर जो कहीं दुकान बंद हो जाता है, आपके गांव में या शहर में दुकान बंद हो जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, त्राही त्राही हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो हमारी आवश्यकता की वस्तु है हमें प्राप्त नहीं होती है। इसका एकदम ताज़ा उदाहरण अभी अभी कोरोना काल में लॉकडाउन से हमें प्राप्त हुआ। लॉकडाउन में क्या हुआ, सारी दुकानें बंद हो गई, लोग त्राही त्राही सामान के लिए कि कहाँ से सामान लाएं, बहुत सारा सामान समाप्त हो गया। बहुत लोग तो एक एक महीना, दो दो महीना का राशन पहले से, लॉकडाउन के पहले से ला के घर में रख दिए कि लॉकडाउन महीना दो महीना कब तक रहेगा। ठीक है, लॉकडाउन तो बहुत दिनों तक रहा। तो ये जो है, ये उत्पादित वस्तुएं कहीं से लाया जाता है और उसे एक केंद्र पे, व्यापारिक केंद्रों पे बेचा जाता है। किन्हें बेचा जाता है, तो जरूरतमंद लोगों को। तो इसमें लिखेंगे। उसके बाद जो है, इसको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। व्यापारिक केंद्रों को दो भागों ने, तीन भागों में विभाजित करेंगे। पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र, रूरल मार्केटिंग सेंटर, ग्रामीण विपणन केंद्र। ठीक है, दूसरा है आपको ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। इन दोनों को समझना बच्चों। पहला है ग्रामीण विपणन केंद्र, रूरल मार्केटिंग। ग्रामीण गांव, छोटा छोटा गांव, कस्बा के बीच में देखते होंगे कि कोई कोई गांव में दुकान या बिजनेस डेवलप कर जाता है। छोटा दुकान है, छोटा गांव है, वहां पर एक छोटा सा मार्केट डेवलप हो जाता है। तो वो हो गया, वहां पे उस छोटे से मार्केट में आसपास के दूर दूर तक के गांव, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव को वो एक गांव का विपणन केंद्र जो है, मार्केटिंग सेंटर जो है, उसको अट्रैक्ट करता है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुमूल्य वस्तुएं उन्हें प्रदान करता है। ठीक है, प्रदान कर रहा है। तो ये क्या हो गया, वहां उस क्षेत्र को ग्रामीण विपणन केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र के आवधिक बाजार। आवधिक बाजार को समझो आप लोग। आवधिक बाजार में हो जाता है कि देखते होंगे कि सप्ताह में एक बार कहीं न कहीं मार्केट लगता है। जैसे सोमवार बाजार, कहीं लगता है मंगलवार बाजार, कहीं लगता है बुधवार बाजार, कहीं बृहस्पतिवार, कहीं शुक्रवार, कहीं शनिवार बाजार, तो कहीं रविवार बाजार लगता है। ये क्या है, हर एक स्थान पे एक बाजार लग रहा है। उस बाजार में दूर दूर से व्यापारी आते हैं, एक स्थान पे बैठते हैं। सोमवार बाजार लगा, वहां हर एक प्रकार के उत्पाद को व्यापारी बेचते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, खरीदने के लिए दूर दूर तक के गांव वाले उस बाजार में जाते हैं। सोमवार बाजार में जा रहे हैं। सोमवार बाजार समाप्त हुआ। अब मंगलवार बाजार जो है, वही व्यापारी जाकर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर जाकर कहीं और लगाएंगे, तो उस क्षेत्र के लोगों को वो उत्पाद प्राप्त होगा। तो इस तरह का जो बाजार, मार्केट लगता है, इसे आवधिक बाजार कहते हैं। ठीक है, इसे आप लोग समझ गए होंगे। आप इसे विस्तार पूर्वक अपने पुस्तकों में भी पढ़ सकते हैं। तीसरा जो है नगरीय बाजार केंद्र, वो तो ग्रामीण बाजार केंद्र था, आवधिक बाजार केंद्र था, ये नगरीय बाजार केंद्र। जैसे कि किसी छोटे से गांव में एक बाजार केंद्र डेवलप हो गया, जिसे कि अर्ध नगरीय बाजार केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि अर्ध नगरीय बाजार केंद्र किसे कहते हैं या कहा जाता है, तो वहां पर आपको ग्रामीण मार्केटिंग सेंटर को कहा जाता है, ग्रामीण बाजार केंद्र को कहा जाता है। तीसरा जो है नगरीय बाजार केंद्र में, तो हम लोग सब जो शहर में रह रहे हैं वो तो सब अच्छे से जान रहे हैं कि एक बाजार, एक क्षेत्र में, एक रोड में या एक क्षेत्र में पूरा मार्केट डेवलप हो गया है। उस मार्केट में बहुत सारे उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं, सामान्य उत्पाद, दाल चावल वगैरह, या फिर जो भी खाने का सामान हो, कपड़ा हो, या फिर बहुत सारे सामान प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा ऐसी सेवाएं भी हमें प्राप्त हो रही है नगरीय बाजार केंद्रों में, जो कि जैसे कि अध्ययन, ठीक है, ट्यूशन सेंटर, या फिर वकील,
ठीक है, वकील भी प्राप्त हो जा रहे हैं। उसके बाद सलाहकार भी हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ ज़्यादा डेवलप सेवाएं हमें नगरीय बाजारों में देखने को मिलता है, जो कि ग्रामीण बाजारों में नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, ये तो 3 बाजार केंद्र हो गए। इसके अलावा जो है बाजार केंद्रों को अन्य व्यापारिक सेवाएं प्रदान, मतलब कि अन्य प्रकार के व्यापारिक सेवाएं प्रदान करने वाली कुछ स्थानों के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि क्या कहेंगे इसे, कि जैसे कि फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। ठीक है, तो फुटकर व्यापार क्या होता है? रिटेल ट्रेडिंग। इसको हम लोग कहो कि पुनः 2 भागों में विभाजित कर रहे हैं। एक हो गया फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेडिंग, दूसरा हो गया थोक व्यापार होलसेल ट्रेडिंग। फुटकर व्यापार में जो होता है कि दुकानों में, ठीक है, दुकानों में हमें खुदरा रिटेल सामान मिलता है। जैसे कि चले जाओ तुम राशन की दुकान, चले जाओ तुम कपड़े की दुकान में, तो ये सब जगह क्या है, आपको एक कपड़ा ले सकते हो, 2 कपड़ा ले सकते हो। ठीक है, रिटेल में आपको मिल जाएगा। लेकिन थोक बाजार में क्या होता है? थोक बाजार में क्या होता है कि आपको रिटेल दुकानदार जो होता है, छोटे दुकानदार जो होते हैं, वहां से थोक में कपड़ा उठाते हैं या थोक में खाद्य सामान उठाते हैं या कोई भी सामान अपना उठाते हैं। जैसे कि एक व्यापारी जाता है, 1000 जींस उठा कर ले आया, 1000 साड़ी उठा कर ले आया। क्या हुआ? ये वो थोक में ला रहा है। और एक आम आदमी जाता है, वो तो 1000 साड़ी या 1000 जींस नहीं लेगा, वो तो 1, 2 या 4 कपड़े लेगा। तो उसको कहते हैं रिटेल मार्केट। ठीक है, और वो थोक बाजार हो गया। थोक बाजार में जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण थोक बाजार में तो आप डायरेक्ट उत्पाद गृह से, जहां पर उत्पादन हो रहा है इंडस्ट्री में, वहां से थोक बाजार में सामान उठाकर ला सकते हैं। या फिर थोक बाजार में क्या होता है कि आपको दलाल बीच में रहते हैं, ठीक है, जो कि उत्पादन स्थल से लाकर आपके दुकान में लाकर रख देते हैं। ठीक है, आपके आने जाने का समय बच गया। ठीक है, किराया जो आपको उधर देना था वो आप दलाल को दे दिए, ठीक है, बिचौलिए को दे दिए। तो इस तरह से आपको थोक बाजार होता है। उसके बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट है परिवहन। परिवहन तो हम लोग सब जान रहे हैं, यातायात। आज के डेट में हम लोग कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि परिवहन में बस सेवा ले रहे हों, नहीं लिए होंगे, या ट्रेन सेवा नहीं लिए होंगे। या फिर हम लोग अगर जो साइकिल से भी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं या मोटरसाइकिल से भी, तो वो एक परिवहन का ही साधन हो गया। ठीक है, तो परिवहन क्या होता है? व्यक्तियों और विनिर्माण माल संपत्तियों को एक भौतिक रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने और लाने का कार्य करता है। ठीक है, आधुनिक समाज में जो है, ये तो आधुनिक समाज में जो है यही जो है वस्तुओं को उत्पादन, वितरण और उपयोग में सहायता, तीव्रता और सक्षम, ठीक है, तीव्रता और सक्षम परिवहन व्यवस्था ला दिया। क्योंकि देखो क्या होता है ना, यहाँ समझ रहे होगे, यहाँ पर क्या है कि आधुनिक समाज में अगर जो परिवहन को समाप्त कर दो, तो न तो एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है, न कोई सामान बाहर से अपने लोकल मार्केट में आ सकता है। इसका क्या है, पक्का एकदम ताजा उदाहरण कौन सा है? कोरोना काल। कोरोना काल में क्या हुआ? ट्रेन, बस सेवा सब बंद हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ना कोई बाहर से लोग हमारे शहर में आ पा रहे थे, राज्य में आ पा रहे थे, ना हमारे शहर से या राज्य से लोग दूसरे शहर या राज्य में जा पा रहे थे, ना व्यक्ति आ पा रहे थे, ना जा पा रहे थे, ना कोई उत्पाद माल भी हमारे पास नहीं आ रहा था। तो कोरोना काल एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए इसे समझना आसान है कि परिवहन अगर जो है तो हमारा जीवन जो है बहुत अच्छे से बीतेगा, क्योंकि व्यापार में इसे सहूलियत होती है। तो परिवहन तृतीय क्रिया, आर्थिक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो इसमें जब एक पॉइंट और है कि परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी, लागत दूरी, मार्ग में यात्रा के खर्च के रूप में मापा जाता है। इसे समझे? देखो क्या होता है कि एक स्थान से, मान लो पटना से दिल्ली आप जा रहे हो,
तो पटना से दिल्ली बाई ट्रेन जा रहे हो तो उसका खर्च अलग आएगा। ट्रेन में भी अलग अलग कैटेगरी है, जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, एसी क्लास, तो उसका अलग अलग खर्च है। प्लेन से जा रहे हो तो उसका अलग खर्च है। तो क्या हुआ, किलोमीटर और व्यवस्था के अनुसार उसमें खर्च हो रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, समय का भी खर्च हो रहा है। समय क्या हो रहा है, समय पटना से दिल्ली जाने में बाई ट्रेन समय ज़्यादा लग रहा है तुलनात्मक प्लेन के। एरोप्लेन से अगर जो जाते हो तो कम समय में आप दिल्ली पहुंच रहे हो। उसके बाद लागत, पैसा ट्रेन में कम लग रहा है तो प्लेन में, एरोप्लेन में ज़्यादा लग रहा है। तो उसे हम लोग यात्रा के खर्च के रूप में मापते हैं। उसके बाद देखते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ सवाल आ सकता है, अच्छा यहाँ पर ये भी परिवहन से भी सवाल लघुतरीय पूछा जा सकता है कि परिवहन को विस्तार पूर्वक लिखें। तो ये नोट्स जो हम दे रहे हैं ये काफी है आपके उत्तर लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक लिखें लघुतरीय में, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या है, दो है, मांग है और मार्ग है। मांग क्या होता है, परिवहन तभी संभव है, परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में खर्च हो रहा है। आप बस लेके चलवा रहे हो तो बस में तेल खर्च हो रहा है, स्टाफ का खर्च हो रहा है, बस में और भी बस का मेंटेनेंस का खर्च हो रहा है। तो ये सारा खर्च आप कर दिए और बस खाली दिल्ली से पटना चला गया, पटना से दिल्ली आ गया, तो आपको क्या फायदा हुआ, एक पैसा का फायदा नहीं हुआ। अगर जो उसी में आदमी बैठता है, पैसेंजर बैठता है, तो आपको फायदा होता है, ठीक है। आपका सारा खर्च जो हुआ वो भी मिल गया और आपको लाभ भी प्राप्त हुआ। तो मांग कब बढ़ेगा, जब जनसंख्या, व्यक्ति की जनसंख्या अधिक होगी। जितना अधिक जनसंख्या होगा उतना अधिक परिवहन का मांग बढ़ेगा, ठीक है। तो इसे समझ गए। उसका दूसरा है मार्ग। मार्ग क्या है इसको समझना। परिवहन मार्ग जो है कोई भी बस अगर जो आप चला रहे हो या ट्रेन चल रही है तो कोई जंगल में जाके आपको नहीं छोड़ देगा, कोई ऐसे स्थान पर नहीं छोड़ देगा जहां पर आपको जाना नहीं है। तो मार्ग वहीं पर, उसी मार्ग को आप सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आपके लिए जरूरी है। जैसे कि हमको किसी नगर में जाना है, किसी गांव में जाना है, किसी शहर में जाना है, किसी कस्बे में जाना है, या किसी पर्यटन स्थल में जाना है, या फिर किसी धार्मिक स्थल में जाना है, तो उसी अनुसार हम अपना मार्ग चुनेंगे। तो मार्ग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में जाके हमें वहां से उत्पाद लाना है, ठीक है। तो ये मार्ग भी बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कारक है परिवहन का। दूसरा है, अगला है संचार, ठीक है। संचार यहां पर भी सवाल और लघुतरीय आ सकता है, आया भी है कि संचार को विस्तार पूर्वक लिखें, संचार से लाभ क्या है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं लघुतरीय में। तो संचार में है कि शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण होता है, आदान प्रदान होता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या एक संस्था को दूसरे संस्था को प्रदान किया जाता है, ठीक है। पहले के लोग या राजा रजवाड़ा क्या करते थे कि एक मैसेज देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में वो व्यक्ति का इस्तेमाल करते थे या जीव जंतुओं का इस्तेमाल, कबूतर में चिट्ठी बांध दिए चला गया, तो या फिर व्यक्ति को दे दिया, कोई आदमी अपना घुड़सवार जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान, वो मैसेज देता था। तो ऐसे मैसेज दिया जाता था। जैसे जैसे जो है प्रौद्योगिकी का विकास होते गया, टेक्नोलॉजी का विकास होते गया, वैसे वैसे उसका स्थान डाक घरों ने लिया। उसके बाद डाक घर के बाद जो है मोबाइल टेलीफोन ने स्थान लिया, फिर मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये सभी जो है संचार का स्थान लेते चला गया, ठीक है। तो जैसे कि पहले जो संचार होता था व्यक्तियों, पशुओं, नावों, सड़कों, रेलवे, वायु, ठीक है, इत्यादि द्वारा होता था। तो इस परिवहन संचार पथ को इसलिए परिवहन को संचार पथ माना जाता था, ठीक है। परिवहन जो था, ये चूंकि जो भी हो रहा है आपको परिवहन के थ्रू हो रहा है, पहले होता था, तो परिवहन को क्या होता था, संचार पथ माना जाता था। पथ मीन्स रास्ता,
ठीक है। तो संचार का एक रास्ता माना जाता था परिवहन को। उसके बाद आधुनिक युग में क्या हुआ, मोबाइल ये सब ले लिया, जैसे कि ये रेडियो है, ये टीवी ने स्थान लिया। फिर न्यूज़पेपर भी एक अच्छा मैसेज का काम करता है हम लोग के लिए। उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव संचार में आया है आपको उपग्रहों के द्वारा। पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के बाहरी कक्षा में जो हम लोग उपग्रह छोड़ते हैं, तो वो उपग्रह से ही हमें टेलीफोन वगैरह पर या रेडियो वगैरह पर या टीवी पर जो हम लोग न्यूज़ सुनते हैं या टीवी देखते हैं, तो वो सब कमाल उपग्रहों का है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सेवा है। सेवा में जो है, सेवा वो क्रियाकलाप है जिसमें कि वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि डॉक्टर सेवा दे रहे हैं या वकील सेवा दे रहे हैं या टीचर एक सेवा दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, सेवा दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ प्राप्त भी करते हैं। ठीक है, पैसा प्राप्त करते हैं। तो वहां पे वस्तु, हम लोग कोई भी यहाँ पर सेवा देने वाला व्यक्ति वस्तु नहीं बेच रहा है आपको, वो क्या कर रहा है, आपको सिर्फ सेवा दे रहा है, आपके काम को आसान बना दे रहा है। ठीक है। तो यही लिखना है आपको कि सेवा जो है, हाँ यहां पर भी और लघुतरीय प्रश्न आते हैं कि सेवा को विस्तार पूर्वक लिखें। ठीक है। यहां पर भी तो सेवाओं को विभिन्न स्तरों के लिए, ठीक है, सेवा विभिन्न स्तरों पर दी जाती है। कुछ सेवाएं जो है केवल व्यक्तियों को दी जाती हैं, तो कुछ सेवाएं जो है उद्योगों को दी जाती हैं। दोनों को प्रदान करने वाली सेवाएं भी हैं। ठीक है। जैसे कि परिवहन क्या है, व्यक्ति विशेष को भी दिया जाता है। जैसे ट्रेन में आप जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हो तो आपको एक व्यक्ति भी उसमें सेवा ले सकता है। ठीक है। अब ट्रेन जो है मालगाड़ी जिसको कहते हैं, मालगाड़ी से बहुत सारा उद्योग माने इंडस्ट्री से सामान उठाकर दूसरे स्थान पहुंचाया जा रहा है, तो क्या हुआ, उद्योगों को सेवा दे रहा है। ठीक है। और इस प्रकार वो परिवहन क्या हुआ, दोनों को सेवा प्रदान कर रहा है। और सेवा देने पर हमें मूल्य, कौन जो सेवा लेगा वो मूल्य चुकाएगा। सेवाओं को जो है दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, निम्न स्तरीय सेवा और उच्च स्तरीय सेवा। निम्न स्तरीय सेवा में जैसे कि छोटे छोटे दुकान हो गए, धोबी हो गया या फिर नाई हो गया या बिजली मिस्त्री हो गया, ये सब क्या हो गया, निम्न स्तरीय सेवा हो गए। उसके बाद उच्च स्तरीय सेवा में क्या हो गया, एक लेखक या संगीतकार, ये सब क्या है, उच्च स्तरीय सेवा हो गए। डॉक्टर वगैरह ये सब जो है परामर्शदाता, ये सब जो है उच्च स्तरीय सेवा के अंतर्गत आते हैं। अब जो है कुछ सेवाएं फिक्स हैं कि अब भाई आपको सेवा देना ही देना है। ठीक है। तो वो सेवाएं कौन कौन सी है, तो वो सेवा नियत जो सेवाएं हैं वो है वाणिज्यिक सेवा। ठीक है। वाणिज्यिक सेवा में आपको विज्ञापन, कानूनी सेवा, जनसंपर्क, परामर्श इत्यादि जो है वाणिज्यिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कि दूसरा जो है आपका नियमित सेवा जो है क्रय विक्रय से संबंधित है। जैसे कि कोई जमीन बेच रहा है, कोई मकान बेच रहा है, खरीद रहा है, तो वो क्रय विक्रय से संबंधित, या कोई वित्तीय जैसे कि कोई बीमा खरीद रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस खरीद रहा है, तो वो क्या हुआ, वो खरीदना, क्रय विक्रय एक सेवा फिक्स है, नियत है। ठीक है। उसके बाद कुछ सेवा का रख रखाव संबंधित सेवाएं होती है, जो कि थोक और फुटकर व्यापार, जैसे कि आप सामान आलू ले लिए, प्याज ले लिए, तो वो सड़ता है, तो उसको रख रखाव के लिए भी हम सेवा दे रहे हैं। ठीक है। उस तरह बहुत सारे वस्तुओं को हम रख रखाव के लिए हम लोग सेवा देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद परिवहन संचार सेवाएं, अभी हम लोग देखें विस्तार पूर्वक, रेल, सड़क, जलमार्ग, वायु मार्ग, ये सब क्या है, परिवहन संचार सेवाएं हैं। मनोरंजन सेवा हो गया, फिल्म देख रहे हो, न्यूज़ सुन रहे हो, ठीक है, ये सब क्या हो गया, मनोरंजन सेवा हो गया। उसके बाद प्रशासनिक, विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक सेवा, विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक सेवा में जैसे राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा, राष्ट्रीय स्तरीय प्रशासनिक सेवा इत्यादि जो प्रशासनिक सेवाएं होती है, वो आपको विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक सेवा, जैसे कि आज के डेट में IAS का जो है एग्जाम बहुत लोग देते हैं,
ये क्या हुआ, राष्ट्रीय स्तर का प्रशासनिक सेवा हो गया। आईएएस का एग्जाम देना या बिहार में जो है पीसीएस वगैरह का या किसी राज्य का पीसीएस का एग्जाम देना, वो राज्य स्तरीय सेवा हो गया। उसके बाद जो है गैर सरकारी संगठन, जिसको कि एनजीओ कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन। ठीक है, ये जो है प्राइवेट होता है, सरकारीकरण नहीं होता है, इसमें सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के सम्मिलित रूप से ये संस्था चलाई जाती है। तो इस तरह की सेवाओं को, उसके बाद जो है तृतीय क्रियाओं में संलग्न लोग, अगला पॉइंट जो है आपका तृतीय क्रियाओं में संलग्न लोग। तृतीय क्रियाओं में संलग्न लोग कौन कौन से हैं, इसको विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। तो तृतीय क्रियाओं में संलग्न लोग हैं, वो सेवा सेक्टर से संबंधित है, जैसे कि इसमें जो है जो भी कर रहे हैं काम, वो किसी उत्पाद को नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, वो किसी भौतिक उत्पाद को नहीं बेच रहे, वो क्या कर रहे हैं, अमूर्त रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, विश्व में जो कुल क्रियाशील जनसंख्या है, जितने भी एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाशील जनसंख्या कहो आप, कि विश्व में जितनी भी आर्थिक क्रियाशील, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, जितने भी आर्थिक क्रियाशील जनसंख्या है, उसमें तृतीय क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। आज के डेट में पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तृतीय आर्थिक क्रियाओं में जो है पैसे का उपार्जन ज्यादा होता है, प्रथम, प्राथमिक और द्वितीय आर्थिक क्रियाओं का, और लोगों का अट्रैक्शन का विषय होता है कि पैसा ज्यादा कमाएं। लोग चाहते हैं कि पैसा अधिक से अधिक कमाएं। ठीक है, और तो इसी कारण से जो है तृतीय आर्थिक क्रियाओं में विश्व की जनसंख्या का जो है प्रतिशत बढ़ते जा रहा है। और खासकर वैसे देशों में तो तृतीय क्रियाओं का, या वैसे राज्यों में, वैसे स्थानों, क्षेत्रों में जो है तृतीय क्रियाओं का क्रियाओं का जो है जनसंख्या का जो है रुझान उस तरफ बढ़ते जा रहा है, जो कि विकसित हो गए हैं। ठीक है, वैसे स्थानों में ज्यादा हो रहा है, जैसे कि ठीक है। उसके बाद तृतीय क्रियाओं में, ठीक है, रहने दीजिए, नोट्स हम दे दिए हैं, नोट्स इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, उसके बाद जो अल्प विकसित जो है, इसको हम इतना बता दें, अल्प विकसित देश जो है, वहां पे तृतीय क्रियाएं 10% से भी कम हो रहा है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे विकसित देशों में ऐसे तृतीय आर्थिक क्रियाओं का 75% से भी अधिक लोग इसमें संलग्न है, इसमें कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है एक चीज और बता दें कि चयनित पर्यटन, तृतीय आर्थिक क्रियाओं में पर्यटन के विषय में हम लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ना है। पर्यटन, जैसे कि अगर जो हम लोग पर्यटन की बात कर रहे हैं तो ताजमहल की बात करेंगे, और या फिर प्राकृतिक दृश्य की बात करेंगे, तो जो है पर्यटन को विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। कि पर्यटन से एक सवाल तो बनता है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न में, कि पर्यटन जो है किसी वस्तु या व्यापार से संबंधित नहीं है, इसमें आपके मनोरंजन से यह संबंधित है, आमोद प्रमोद से संबंधित है। इसमें पूछ देगा आपको कि पर्यटन की विशेषताएं बताएं, इसमें पूछ देगा कि पर्यटन का से लाभ बताएं। तो पर्यटन की विशेषता आप लोग जरूर याद रखना ना, कि यह जो है सकल घरेलू उत्पाद, पूरे विश्व का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 40% भाग देता है। ठीक है, 40% जो है पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, 40% लाभ यह प्रदान करता है जीडीपी को। ठीक है, और विश्व में जो है 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग, पूरे विश्व में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पर्यटन उद्योग में, सेवा में जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पर्यटन से क्या होता है, स्थानीय लोगों को भी बहुत ज्यादा लाभ होता है, लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि बोध गया चले जाओ, तो बोध गया में क्या देखोगे कि बहुत सारे छोटे दुकान लगे हुए हैं, या बोध गया में आसपास जो कुछ लोग अपना प्रोडक्ट, अपना घरेलू उत्पाद तैयार कर रहे हैं, वो भी लाके बोध गया में बेच रहे हैं। तो उन लोगों को एक लाभ प्राप्त होता है।
ठीक है। उसके बाद जो है पर्यटन जो होता है वो मौसम पे भी आधारित होता है, या जैसे कि लोगों का अट्रैक्शन का विषय क्या होता है, पर्वतों की ओर जाएं, पर्वत पे जाएं घूमने फिरने, ठीक है, ठंडे प्रदेश में जाएं या फिर गर्म प्रदेशों में जाएं। गर्म प्रदेश में कौन जाते हैं, ठंडे प्रदेश के लोग जाते हैं, या ठंडे प्रदेश के लोग गर्म प्रदेश में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। विश्व के पर्यटन प्रदेश यहाँ पर हमने दे दिया है, उसे आप लोग पढ़ लेना। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, पर्यटन को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वो मांग होता है और दूसरा होता है परिवहन की सुविधा। मांग, पर्यटन की बात कर रहे हैं, कारक कौन सा, अगर जो हम अजंता एलोरा की गुफा की बात करेंगे तो उसका मांग बहुत ज्यादा है कि हम लोग जाएं अजंता एलोरा की गुफा देखने, ठीक है। और उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये लोग जाने की बहुत ज्यादा लोगों की इच्छा होती है क्योंकि मांग है, बहुत ज्यादा मांग है। लेकिन मांग के साथ साथ सुविधा, परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफा तो हम आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ जाने में हमें थोड़ी परेशानी होती है, तो वहां पे जाने की संख्या कम हो जाती है लोगों की, ठीक है। उसी तरह परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। उसके बाद पर्यटन का आकर्षण केंद्र कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा पर्यटन जो है आकर्षित करता है लोगों को, उसे हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर सवाल आता है बच्चों कि पर्यटन का आकर्षण केंद्र कौन कौन सा होता है। तो पर्यटन का आकर्षण केंद्र होता है जलवायु, ठीक है, कोई भी जलवायु, जैसे कि गर्म प्रदेश के लोग क्या है, ठंडे प्रदेश में जाना पसंद करते हैं, या ठंडे प्रदेश के लोग गर्म प्रदेश में आना पसंद करते हैं। तो जलवायु एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद दूसरा होता है भूदृश्य। भूदृश्य यानी कि प्राकृतिक दृश्य, जैसे झील, झरना, पर्वतीय क्षेत्र, ये सब जगह लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। तीसरा होता है इतिहास तथा कला, ठीक है, कोई भी ऐतिहासिक चीज हो या फिर कला से संबंधित चीज हो तो वहां लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ताजमहल, लाल किला दिल्ली का, या फिर अजंता एलोरा की गुफा एक अच्छी कलाकृति है। तो उसके बाद चौथा जो है संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था में लोकल जो है लोगों का जो है एक संस्कृति होता है, वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे जंगल में छोटे छोटे हेरिटेज वगैरह बनाया गया है गोवा में, ठीक है, इस तरह का गोवा में छोटे छोटे हेरिटेज बनाया गया है। वो क्या है, लोकल जंगल स्तर पे बनाया गया है। वहां पर सिर्फ एक छोटा सा आपको कॉटेज दे दिया जाएगा, मकान दे दिया जाएगा, उसके चारों तरफ जो है प्राकृतिक वातावरण रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे। या फिर कर्नाटक में कुर्ग जो है, ये भी देख रहे हो आप, एक छोटा सा मकान है, इसके चारों तरफ जो है आपको जंगल है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक दर्शन के लिए, प्राकृतिक में एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं। चतुर्थक क्रियाएं, उसके बाद आपको आ गए चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाओं में जो है मुख्य रूप से आप इसे समझो कि इसमें एक सवाल आ जाएगा, चतुर्थक क्रियाओं से क्या आशय है। चतुर्थक क्रियाओं में जो है मुख्य रूप से हमें शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित वो जितने भी क्रियाकलाप आते हैं वो हमें पढ़ना पड़ता है चतुर्थक क्रियाओं में, ठीक है, शोध से संबंधित, ठीक है, रिसर्च से संबंधित। उसके बाद पंचम क्रियाएं, क्रियाकलाप होती है। पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं, ये इस तरह का प्रश्न आता है। पंचम क्रियाकलाप क्या होती है, जैसे कि कोई भी नीति बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना, ये सब जो है नवीनतम कुछ नया करना, वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। इससे भी संबंधित जो है हम आपको सवाल जो इसका जो है आंसर दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो भी हमने आपको इस 2022 इंटरमीडिएट एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे, ठीक है, मैंने तो प्रयास किया अधिक से अधिक आंसर लिख देने का, उत्तर लिख देने का। तो अब जो भी सवाल आएंगे उसके लिए मैंने एक अलग से आप लोगों को हमने बना दिया है गृह कार्य के रूप में। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर हैं। जो प्रश्न इसमें सिर्फ दिया गया है, उत्तर इसके पहले जितना भी हम पढ़ाए हैं सब उत्तर उसी में है, आप उसमें से खोज के लिख सकते हो, ठीक है। और कोई भी सवाल आपका बनता है तो गया गाइडेंस के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में जाके आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, या कोई भी टॉपिक छूट गया है इसमें तो वो आप पूछ सकते हो। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न दे दिए हमने, ठीक है। उसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हमने दे दिया है, जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है।
मैं प्रयास किया हूँ कि इस अध्याय से अधिकांश चीज़ आप लोगों को मैं दे दिया हूँ। तो अगले अध्याय में अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।